स्वागत है आपका खबरें आपके काम की के सेशन में। आज के सेशन में आज आप पाएंगे शिक्षा जगत की खबरें जो जुड़ी होंगी किसी प्रतियोगी परीक्षा से, किसी परिणाम से, स्टूडेंट से और प्रतियोगियों से। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। पहली खबर है, टीसी में भी खेल, स्कूल के नहीं जांचते दस्तावेज। यह खबर आ रही है, एक स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बीच छोड़ देने के बाद दूसरे स्कूल में पढ़ाई करने को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। सीबीएसई व सीआईएसई से समृद्ध स्कूलों को टीसी पर मंडल संयुक्त शिक्षा निर्देशक के प्रति हस्ताक्षर करना होता है। कुछ ही स्कूल इस नियम का पालन कर रहे हैं। इसे लेकर स्कूलों के दस्तावेजों की जांच भी नहीं होती, ऐसा बताया जा रहा है। केवल 58 ने कराया था प्रति हस्ताक्षर। 2022-23 के सेशन में सिर्फ 58 विद्यार्थियों ने ही अपनी टीसियों पर साइन करवाए थे। कोविड के दौरान हज़ारों ने छोड़ी थे स्कूल्स, उसका भी कोई डाटा नहीं है। तो ये थे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के, सीआईसीएसई बोर्ड वाले। चलिए देखते हैं अगली खबर। और अगली न्यूज़ आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खुलेंगे अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। राज्यपाल और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने दी समझौते पर हस्ताक्षर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के 31 चुनिंदा विश्वविद्यालयों में हो रही है स्थापना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मिलेगी मदद। तो ये खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है, प्रतियोगी बोले आरक्षण में मिले आयु सीमा की छूट। प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था बनाई है। इसमें आयु सीमा की छूट शामिल नहीं है। इसी कारण है कि प्रतियोगियों ने आयु सीमा की छूट देने की मांग उठाई है। भर्ती परीक्षाओं में हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड की तर्ज पर आयु सीमा के 5 साल की छूट मांगी जा रही है। इसको लेकर मई में नवंबर महीने तक प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर आज़ाद पार्क में रविवार को प्रतियोगियों की एक आम सभा हुई। वक्ताओं ने तर्क देते हुए कहा कि आयु सीमा में छूट मिलने के बाद ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलने वाला 10% का आरक्षण सार्थक होगा। तो यह प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं वो आरक्षण के साथ साथ आयु सीमा में भी छूट मांग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा स्कूल से। प्रदेश सरकार अपने बजट से प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों को फर्नीचर मुहैया कराएगी, जिसमें 25,000 स्कूलों को फर्नीचर दिया जाएगा। वहीं निजी स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों में ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट के साथ हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी। प्रतिवर्ष 21,000 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवाया जाएगा। फर्नीचर के लिए सरकार 900 करोड़ रुपए का भार आएगा। प्रदेश के लगभग 87,400 प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं और उनको इसका फ़ायदा होगा। हर माध्यमिक स्कूल में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आर्ट रूम बनाने के साथ साथ वाईफाई व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी और स्कूल में 19 मानकों पर काम किया जा रहा है। इसे पूरा करने की समय सीमा 2023 तक बढ़ाई गई जा रही है। ये खबर थी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों से, जहां फर्नीचर मिलेगा, क्लासरूम्स में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है आरओ से। आरओ घुमाकर पूछे सवाल, चकराए अभ्यर्थी। मुख्य परीक्षा में पहले दिन 93% अभ्यर्थी शामिल। सुमेलित करने वाले कूट एवं गणना पर आधारित सवालों ने उलझाया। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा रविवार से शुरू हो गई हैं। पहले दिन 93% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पहले सत्र में आयोजित सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसे कि प्रश्न पत्र की परीक्षा में प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे, लेकिन सवाल घुमाकर पूछे गए थे, अभ्यर्थियों ने कहा। आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद आदि 9 जगह केंद्र बनाए गए हैं। आज हिंदी और अनुवाद की परीक्षा है 25 अप्रैल को। पहली पाली में सुबह 9, 9:30 बजे से और 12:30 बजे तक हिंदी निबंध और दूसरी पाली में शाम 5 बजे से, दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक समीक्षा अधिकारी हिंदी की परीक्षा है। ये कुछ सवाल इन लोगों ने दिए हैं जो प्रश्नों में पूछे गए हैं पेपर में। मैं कोशिश करता हूं कि जूम करके हम इन सवालों को एक बार देख लें कि ये कैसे सवाल हैं। तो सवाल है, वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या होगा?
ये रीजनिंग के क्वेश्चन से आराम से निकल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन दे रखे हैं लड़कों की एक पंक्ति में। ये सब रीजनिंग के। ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से जनपद से प्रवेश करती है? यह प्रश्न पुराना ही है और तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे अभ्यर्थियों ने जताया है कि उनके साथ परीक्षा थोड़ी टफ आई है। चलिए चलते हैं अगली परीक्षा की, अगली न्यूज़ की ओर। और अगली न्यूज़ है हमारी छात्रवृत्ति परीक्षा में 97% उपस्थिति। प्रयागराज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 में 95% विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह परीक्षा रविवार को प्रदेश के 114 केंद्रों पर सुबह 8 से 11 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा का परिणाम 15 मई को घोषित किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर के राजकीय, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों के कक्षा 8 के 38,840 विद्यार्थी पंजीकृत थे। तो ये परीक्षा है आपकी जो राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा होती है, जो हम सरकारी विद्यालय के छात्र और छात्राएं इसे देते हैं। इसके बाद सरकार उन्हें अपनी तरफ से फंडिंग मुहैया कराती है। तो ये उससे संबंधित न्यूज़ थी। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। और अगली न्यूज़ है 10वीं और 12वीं में दाखिले के लिए आज से पंजीकरण प्रक्रिया। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की नॉन प्लान दाखिले के लिए सोमवार से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से फॉर्म प्राप्त कर स्कूल के जमा कराएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 मई है। दाखिले के लिए छात्रों को केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होगा, जो 11 मई को आयोजित होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। 33% अंक प्राप्त करने पर होंगे पास। कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए 7 मई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इनके बाद 11 मई को 2 घंटे यानी सुबह 10 से 12 बजे तक प्रवेश परीक्षा होगी। तो यह थी दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित कराए जाने वाली 4 मई आखिरी तारीख है प्रवेश परीक्षा की, 11 मई को। तो इसमें आप जो इंटरेस्टेड हैं वो करा सकते हैं। यहाँ दे रखा है, पैटर्न बता रखा है। प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसके तहत 10वीं में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व गणित के 20-20 अंक होंगे और 12वीं में 25-25 प्रश्न होंगे। बता दें कि स्कूल में सीट की उपलब्धता होने पर ही छात्र को संबंधित स्कूल में सीट सुनिश्चित की जाएगी। ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल्स हैं उनके बारे में बताया गया। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है हमारी, एक परीक्षक एक दिन में 50 कॉपियाँ जांचेगा। खबर है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की जो मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है कॉपियों की, उसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। पहले की तरह एक मुश्त कॉपियों का मूल्यांकन अब परीक्षक नहीं कर सकेगा। एक दिन में 2 पाली में अधिकतम एक परीक्षक 50 कॉपियों का मूल्यांकन कर सकेगा। शिक्षक की स्थिति को देखते हुए कॉपियों की संख्या कम की जा सकती है। अब तक शिक्षकों की कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर होड़ मची रहती थी। अधिक से अधिक संख्या में कॉपियां जांचने के पीछे मकसद पारिश्रमिक जुटाना रहता था। इस रेस में वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों की भीड़ रहती थी। इसके अलावा सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक भी मूल्यांकन को लेकर संजीदा रहते थे। मौजूदा समय में हाई स्कूल की कॉपियों के बदले 11 रुपये और इंटरमीडिएट के लिए 13 रुपये दिए जाने की व्यवस्था है। मूल्यांकन करने के लिए अभी शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन बोर्ड ने अधिकतम मूल्यांकन की सीमा 45 से 50 कॉपी रखी है। इसके पीछे मकसद उत्तर पुस्तिका का वास्तविक मूल्यांकन बताया जा रहा है। 2 पाली में 50 कॉपियों का मूल्यांकन की सीमा अब शिक्षक में होड़ भी नहीं रहेगी, तो कम कॉपियां अच्छे से जचेंगी, यह सोचकर बताया जा रहा है। उप प्रधान परीक्षक पर रोक। 11 रुपये मिलते थे हाई स्कूल की एक कॉपी जांचने के और 13 रुपये मिलते थे इंटर की कॉपी जांचने के लिए। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है ARO के मेंस को लेकर जो परीक्षाएं हुई हैं उसे लेकर। कल अभी मैंने ये आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। इसमें ये प्रश्न बड़ा जोर कर रहा है कि यूपी में किस जिले से गंगा प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न आप लोग भी याद रखिएगा, हो सकता है किसी परीक्षा में दोबारा घुमा दिया जाए। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है 20,000 का TET रिजल्ट रोका गया है। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी अब डबल बेंच में याचिका करने जा रहे हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। TET और शिक्षक भर्ती में किया था मान्य। पटना हाई कोर्ट ने जनवरी 2022 में फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCET ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को TET और शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। केंद्र सरकार के निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए NIOS की ओर से DLED प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थी NIOS से 18 महीने का DLED किए हैं। और इसको खबर थोड़ा और विस्तृत से हम यहाँ से देख लेते हैं।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से डीएलएड करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा UPTET 2021 का परिणाम फंस गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को टीईटी में शामिल तो कर लिया था, लेकिन परिणाम घोषित करने की बजाय अब विभाग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और शासन ने अनुमति मांगी है। टीईटी में शामिल हो अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखा आ रहा है। DIOS से जो लोग डीएलएड कर लेते हैं उनका डीएलएड उत्तर प्रदेश में अब तक मान्य नहीं था और इसी को लेकर कोर्ट के आदेश पर वो लोग टीईटी में तो बैठे, परंतु आयोग ने, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उनका परिणाम जारी नहीं करा। उन्हीं विद्यार्थियों की मार्कशीट पर टीईटी की पर कोर्ट केस लिखा आ रहा है जो NIOS से डीएलएड करे होंगे। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। इसे लेके अभी बहुत विद्यार्थी परेशान थे और अगली खबर आ रही है, कई नागरिक सुविधाओं से लैस हुई यूपी का पोर्टल। हालांकि ये शिक्षा से जुड़ा नहीं है पर मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपी सरकार का राज्य पोर्टल अब नए कलेवर में कई नागरिक सुविधाओं से लैस हो गया है। अब इसके होम पेज पर 30 से ज़्यादा मोबाइल ऐपों की जानकारी मौजूद है। इसके जरिए पढ़ाई, रोजगार, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी सेवाओं ला जा सकती हैं। यही नहीं, साइबर क्राइम केस ऑनलाइन दर्ज भी कराए जा सकते हैं। यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.upgov.nic.in में लंबे समय के बाद बदलाव कर उसे अधिक उपयोगी बनाया गया है। इसलिए यूपी सरकार ने सारी योजनाओं से जुड़े मोबाइल ऐप जोड़ दिए हैं। ई गवर्नेंस योजनाओं की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे परीक्षा आपूर्ति, ई परिणय पत्र, ई तुला, दृष्टि, टीचर ट्रांसफर सिस्टम, विधानसभा प्रश्नोत्तर प्रणाली, ऐसे करके जो जितने भी यूपी सरकार के स्पेशल जो एप्लीकेशंस हैं, जो ऑनलाइन वर्क हो रहा है, वो सारा हमें एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा। होम पेज पर यूपी की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व निवेश विकास की झलक चित्र के माध्यम से दिख रही है और डायल 112 सेवा के व ODPO की खास प्रमुखता से दर्शाया गया है। तो मुझे लगा कि यह न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होगी उन विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें सारी चीज़ें एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को और करना होगा इंतजार। अधिकृत फॉर्म ने परीक्षा करने से इनकार, संबंधित फॉर्म से टेंडर मांगे गए हैं। तो ये खबर है हमारी रेलवे भर्ती बोर्ड की। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की भर्तियां फिलहाल आयोजित नहीं हो सकेंगी। ग्रुप डी की भर्ती नए पेज फंस गया है। ऐसे में निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराना रेलवे के लिए संभव नहीं हो पाएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा देने वाले करोड़ों अभ्यर्थियों को फिलहाल और इंतजार करना होगा। रेलवे की ओर से पहले ही ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा कराने का एक फॉर्म को अधिकृत किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं कराने के लिए लगभग पूरी तैयारी हो चुकी थी, परंतु अधिकृत फॉर्म ने परीक्षाएं कराने से इनकार कर दिया। ऐसे में रेलवे ने परीक्षा कराने के लिए किसी नए फॉर्म को ढूंढना शुरू कर दिया है। रेल मंत्रालय ने की थी जुलाई में परीक्षा कराने की घोषणा। तो ये खबर है भर्ती बोर्ड रेलवे की। जो भी ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर की ओर। दरोगा भर्ती। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षा 25 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी हैं या हो जाएंगी आज से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की DG RK विश्वकर्मा ने अनुसार 25 से 28 अप्रैल तक 4 मई से 18 मई के मध्य रविवार को छोड़कर 2 चरणों में अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षा प्रस्तावित है। यह परीक्षा 8 जोन मुख्यालय जिसमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर स्थित पुलिस लाइनों में होगी। अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक के परीक्षा के पहले चरण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की दौड़ 5 मई से शुरू कराने की तैयारी है। दौड़ सुबह 5 से 7 बजे तक शाम कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष व महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों की भर्ती 2020-21 की प्रक्रिया चल रही है। इसके अंतर्गत उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, महिला पुरुष 9027 पद, प्लाटून कमांडर PAC 484 पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं, जिनके लिए अब ये दरोगा भर्ती की इंतजार कर रहे विद्यार्थियों की खुशी की खबर है। उनकी कागज़ों के जांच और साथ साथ दौड़ जो है वो डेट तय हो गई है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर बस यही, आज का ये सेशन खबरें आपके काम की ख़त्म होता है। अगर आपको इस सेशन से कोई लाभ हो रहा हो, खबरें आपके काम की हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों तक भी ये न्यूज़ पहुंचे जो ऐसी न्यूज़ों के लिए परेशान रहते हैं। आप हमारे सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।